नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। खबरदार में हम एक बार फिर हाजिर हैं। कोरोना से लेकर दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो सारी खबरें आपके लिए लेकर सबसे पहले खबरदार की लेंस से हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल आज हम खबरदार में क्या क्या और किस नजरिए से आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि LAC पर क्या चल रहा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर क्या होने वाला है। आज की सबसे बड़ी खबर जो कि हमारे सामने है वो ये कह रही है कि भारत और चीन के बीच आज मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई है। बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन आज तक को भारत सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि LAC पर चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहने तक तनाव कम नहीं होगा। भारी सैन्य साजो सामान, टैंक और लड़ाकू विमानों के बेड़े के साथ 10,000 चीनी सैनिकों की तैनाती भारत की चिंता की वजह है। इसीलिए भारत भी अपने सैनिकों और हथियारों की संख्या चीन के बराबर रख रहा है। वैसे गलवान नदी घाटी के 2 पॉइंट और भारत के गोगरा पोस्ट के पास हॉट स्प्रिंग्स इलाके से चीन ने अपने 20% सैनिकों को करीब 3 किलोमीटर तक पीछे हटाया है, लेकिन भारत चाहता है कि चीन अपनी सीमा से 10,000 सैनिकों को हटाए और हथियारों को भी पीछे ले जाए। इसके बाद इतिहास के लेंस से हम चीन के विश्वासघात को भी देखेंगे, ताकि आपको 1950-60 के चीन का 2020 वाला कनेक्शन समझ में आए। कैसे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की आड़ में चीन ने 1950 के दशक में ही सड़क निर्माण की शुरुआत कर दी थी। आज हम भारत की अक्साई चिन वाली जमीन पर अवैध चाइनीज कब्जे का पूरा सच आपको दिखाएंगे। आज की एक चिंताजनक खबर है भारत के 2 पड़ोसियों की सैन्य और कूटनीतिक उछलकूद। पाकिस्तान की वायुसेना हाईमार्क नामक एक वॉर गेम में हिस्सा ले रही है। इस वॉर गेम में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट JF-17, F-16, मिराज 3 शामिल हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स रात में उड़ान भरने की प्रैक्टिस कर रही है। पाकिस्तान के फाइटर जेट उड़े तो डरे हुए पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दिया कि भारत ने हमला कर दिया है, लेकिन सच कुछ और है। इस वॉर गेम का मकसद है फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे हमलों से निपटने की कोशिश। भारत इन गतिविधियों पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा की जमीन उनकी है। वो भारत से कूटनीतिक संवाद के जरिए इसका समाधान चाहते हैं। समाधान तब होगा जब उन्हें उनकी जमीन वापस मिलेगी। वो अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। कोरोना के मोर्चे पर भारत संघर्ष कर रहा है और चीन कोरोना की जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है। अच्छी खबर यह है कि अब अमेरिका से एक नई मुसीबत चीन के सिर पर आकर गिरी है। हार्वर्ड की एक ताजा रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि चीन में कोरोना संक्रमण अगस्त 2019 में फैल गया था। चीन उसे छिपाता रहा। इस नई रिसर्च रिपोर्ट को हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों और चीन के सर्च इंजन बाइडू के डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट हमने पढ़ी है और आज आपको इसके मायने समझाएंगे। चिंताजनक खबर यह है कि कोरोना संकट में वैसे तो दुनिया भर में हवा साफ हुई है और लॉकडाउन में प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन इस दौर में एक नए तरह का प्रदूषण सामने आया है। यह है PPE पोल्यूशन, यानी इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाने वाले मास्क और PPE किट्स से होने वाला प्रदूषण। ये सारी चीजें अब समुद्र में मिल रही हैं। फ्रांस में स्वच्छता अभियान में जुटे एक समूह ने इस प्रदूषण के प्रति दुनिया को आगाह किया है। फ्रांस के पर्यावरण मंत्रालय ने इस प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जुर्माने की राशि को 750 यूरो यानी 64,465 रुपए कर दिया। हालांकि भारत मास्क के पोल्यूशन के मामले में अलग रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरी ही तरह अधिकतर आप लोग भी कपड़ों से बने मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इधर उधर नहीं फेंके जाते बल्कि धोकर दोबारा इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल हम खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि LAC को लेकर क्या नया हुआ है। ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिस पर जिम्मेदारी है भारत चीन सीमा के बीच जब शांति काल रहता है उस समय वहां की सुरक्षा, वहां की निगरानी करना, उसका एक वेस्टर्न कमांड बनाया गया है और उस वेस्टर्न कमांड के पास लद्दाख से लेकर समूचे उत्तराखंड वाले इलाके की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन आज LAC को लेकर चीन के साथ भारत की डिव कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। मेजर जनरल रैंक के अफसरों ने दोनों तरफ की बातचीत किया है और उम्मीद की जा रही है कि अब धीरे धीरे स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि लगभग 4 घंटे की जो ये बातचीत हुई उसमें इसी बात पर जोर दिया गया कि पहले की तरह स्थिति वापस, यानी कि चीन के सैनिक जो अतिक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे उन्हें वापस अपनी ओर लौटना होगा। अब अगर हम कुल मिलाकर ये कहें कि अलग अलग स्तर की जो बातचीत चल रही है उसके आधार पर जो
गलवान नदी घाटी है या फिर जो हॉट स्प्रिंग्स का इलाका है, वहां पर स्थिति बेहतर हुई है, सैनिक पीछे हटे हैं। लेकिन कई इलाके अभी भी चिंता का विषय हैं, जैसे कि डिमचौक का जो इलाका हो गया, दौलत बेग ओल्डी का जो इलाका हो गया, पेंगोंग सो जो है, उसे लेकर भी अभी तक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख में एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के सेना के अफसरों ने बुधवार को बातचीत के नए दौर की शुरुआत कर दी है। ये बातचीत सकारात्मक बताई जा रही है, लेकिन आज तक को भारत सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहने तक बात नहीं बनने वाली। सूत्रों ने आज तक से कहा है कि भारतीय सैन्य साजो सामान, टैंक और लड़ाकू विमानों के बेड़े के साथ 10,000 चीनी सैनिकों की तैनाती भारत की चिंता की वजह है। वैसे तो मंगलवार को गालवन नदी घाटी के 2 पॉइंट और भारत के गोगरा पोस्ट पर हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन ने अपने लगभग 20% सैनिकों को करीब 3 किलोमीटर तक पीछे हटाया है। लेकिन भारत चीन की मौजूदा तनातनी के चौथे पॉइंट पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे से चीन बिल्कुल पीछे नहीं हटा है। इसी जगह पर 5 मई को भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। सूत्र बता रहे हैं कि पेंगोंग झील के फिंगर 4 इलाके में चीनी सेना बड़ी तादाद में मौजूद है और उसके आमने सामने उतनी ही तादाद में भारतीय सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं। इसीलिए आज तक को भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि एलएसी पर आ गए चीनी सैनिक जब तक पूरी तरह नहीं हटते, भारत भी अपनी फौज पीछे नहीं करेगा। भले ही चीन ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों से अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां पीछे हटाई हों, लेकिन अभी भी पीछे के इलाके में चीन ने 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। इसके साथ ही लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। ऐसे में भारत की कोशिश है कि ये मसला तब तक पूरी तरह से नहीं सुलझ सकता जब तक चीन अपना सैन्य जमावड़ा पूरी तरह से खत्म नहीं करता। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ शुनियन ने कहा है कि 6 जून को चीन और भारत के बड़े सैन्य अफसरों की मुलाकात के बाद दोनों देश की सेनाओं ने सकारात्मक सहमतियों को लागू करना शुरू कर दिया है। हुआ शुनियन से जब ये पूछा गया कि क्या दोनों ओर की सेनाएं पीछे हट रही हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष सरहद पर हालात को सामान्य बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है। जो 2-3 किलोमीटर पीछे गई हैं वो दोबारा आ भी सकती हैं, 2 घंटे में आ सकती हैं। इसलिए अगर लड़ाई की संभावना को बिल्कुल खत्म करना है तो इन फौजों को और पीछे जाना पड़ेगा, ताकि अगर को हालात बदलते हैं तो इनको दोबारा वापस लाना पड़ेगा, आएंगी, पता चल जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि वॉर की चांसेस को कम करने के लिए इन्हें और पीछे भेजना पड़ेगा। एलएसी के पास अपने वॉर इक्विपमेंट का जमावड़ा करके चीन भारत की सैन्य तैयारियों की टोह ले रहा था। लद्दाख एक इतना कठिन क्षेत्र है जहां 3 लेवल का एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है और भारत की सेना ने ये बहुत ही बखूबी बहुत जल्दी कर दिखाया। अपनी आर्टिलरी, अपनी आर्मर्ड पर्सनल करियर और सेना और साथ में वायु सेना सब बिल्कुल बिना समय लिए मुस्तैद हो गए। तो चीन को अंदाजा तो हो गया। अब इसके बाद हमारी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि चीन के अगले कदम जो हैं उन पर हम प्रोएक्टिवली निगाह रख सकें। चीन एलएसी पर भारत से तनाव कम करने के संकेत दिखा रहा है, लेकिन अपने सरकारी मीडिया के जरिए माइंड गेम खेलने से भी नहीं चूक रहा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीनी सेना के पैराट्रूपर्स ने जून में टेक्निकल ड्रिल्स की है। दावा है कि चीनी सेना ने चीन के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में 1 जून को मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन का वॉर गेम खेला। इससे पहले भारत चीन वार्ता के अगले दिन ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी किया था और यह कहा था कि चीनी सेना ने मई में वॉर गेम खेला। उधर चीनी मीडिया ने यह खबर भी दी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत चीन सीमा की जिम्मेदारी वेस्टर्न थिएटर कमांडर का प्रमुख बनाकर नए आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शू किलिंग को दी है। चीनी मीडिया ने शू किलिंग को चीनी सेना का राइजिंग स्टार कहकर परिचय कराया है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी,
आज तक। लेकिन भारत में कूटनीति, रक्षा नीति के बीच बीच थोड़ी सी राजनीति भी हो जाती है। कई सवाल उठ जाते हैं। चीन की सेना कहां तक पहुंची है, कहां इस समय मौजूद है, भारत से कहां चूक हुई है, और उसके बीच इतिहास के कुछ पन्नों को भी पलटा जाता है। लेकिन यह जरूरी है कि हम सही इतिहास को जानें, उसे समझें, उसे स्वीकार करें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। आज हमने आपके लिए कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें निकाली हैं जो 1950 के दशक से चीन की मंशा को साफ करते हैं, भारत के रुख को बताते हैं। भारत की संसद में उस समय क्या हुआ था और कैसे 1950 के दशक में ही चीन ने अक्साई चिन वाले इलाके में सड़क बनाने का प्रयास शुरू कर दिया था, जो आखिरकार 1962 के बाद एक अलग ही नक्शे के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत है। Our policy is neither neutral in that sense nor passive. It is an active, positive policy, well, in favor of peace, holding on to certain objectives and ideals and trying in a friendly way and in a small way to influence events. (1954) में भारत ने चीन के साथ शांति कायम रखने पर पंचशील समझौता किया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हर जुबान पर था, पर समझौते की स्याही सूखने से पहले ही चीन छल की बिसात बिछा चुका था। जम्मू कश्मीर के अक्साई चिन इलाके में वो तिब्बत को चीन से जोड़ते 817 किलोमीटर लंबे सड़क का निर्माण शुरू कर चुका था और चीन पर भरोसा कर रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री को इसकी आहट नहीं थी। एक के बाद एक संकेत ये मिल रहे थे कि चीन जो है वो अपने जो वो समझता है कि अक्साई चिन उसका है, उसको लिए बगैर छोड़ेगा नहीं। दूसरी एक और चीज है कि शायद चीन बीच बीच में संकेत दे रहा था कि हम पॉलिटिकल लेवल पे इस मामले को शायद सुलझा सकें, बाद में जो तकनीकी लेवल, ऑफिशियल लेवल पे जो होता रहेगा वो होता रहेगा। पर नेहरू साहब ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया। तो एक मेरे को रह के बात याद आती है कि किसी ने कहा था कि when the fog cleared, the Chinese were there। मतलब हमको होश तभी आए जब सब कुछ लुट चुका था। कुछ सालों बाद जब अक्साई चिन में हो रहे सड़क निर्माण के बारे में आधिकारिक तौर पर पता चला तो संसद में सवाल उठ गए। उस समय भी पंडित नेहरू ने चीन का बचाव किया था। हम जाने क्यों इस जमीन को लेकर बहस कर रहे हैं, वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तब कांग्रेस के ही सांसद धर्मवीर त्यागी ने उन्हें जवाब दिया, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं उगता तो क्या मैं सर काट कर किसी को दे दूं? संसद में लंबी बहस चली थी, पर पंडित नेहरू का भरोसा कायम रहा। क्योंकि उन्होंने चौ एन-लाई को वर्ल्ड स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया था और वैसे भी उनके बहुत अच्छे तल्लुकात थे, तो उनको ये कभी ख्याल ही नहीं था कि एक कम्युनिस्ट कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री को कभी अटैक करे। वैसे दोस्ती के तमाम नारों के बीच भारत और चीन में पश्चिम और पूरब में दो सरहदों पर विवाद था। पहला इलाका जम्मू कश्मीर का अक्साई चिन इलाका था, जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 19वीं सदी में चीन को सौंपा गया और फिर 1918 में वापस ले लिया गया था। यहां जो सीमा चिन्हित की गई उसे जॉनसन लाइन कहा गया, पर चीन को न तो यह मंजूर था, न ही वो इसका सम्मान करता था। अब चीन में जो कुछ चल रहा है उसे भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। वैसे तो चीन से कुछ भी निकलकर सामने आना मुमकिन ही नहीं है। जिस तरीके से चीन में जो कुछ भी होता है उस पर पर्दा डाला जाता है या फिर मुंह खोलने वाले व्यक्ति को ही खामोश कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह की खबरें सामने निकलकर आ रही हैं कि चीन में इस समय मंदी का बहुत ज्यादा असर है। दरअसल कोरोना के कारण जिस तरह से चीन की बदनामी हुई है, उसके बाद पूरी दुनिया
बचना चाह रही है मेड इन चाइना सामानों से। इसकी वजह से मांग कम हो रही है और वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है। एक डेटा के अनुसार करीब 8 करोड़ लोग चीन में बेरोजगार हो गए हैं और यही कारण है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि एलएसी पर कुछ न कुछ हरकत करके अपने देश की जनता का ध्यान भटकाए। ऐसे में उसे भारत के साथ एलएसी वाले मोर्चे पर टकराव करने की क्या जरूरत थी? चीन की नीयत और इस टाइमिंग का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि चीन के अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। वहां बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि चीन कभी अपनी आंतरिक परिस्थितियों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरतता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बताती हैं कि कोरोना के बाद पैदा हुई स्थितियों ने चीन में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तमाम औद्योगिक इकाइयों ने न सिर्फ लोगों को नौकरियों से निकाला, बल्कि अमेरिका और यूरोप से बड़े पैमाने पर ऑर्डर कैंसिल होने के बाद बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। Xi Jinping's actions along the line of actual control are a diversion to an extent to divert the people's attention from the poor economic situation. पूरी दुनिया में कोरोना फैलने की वजह से लोगों की भावनाएं चीन के खिलाफ हैं और इससे ध्यान भटकाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एलएसी पर भारत के साथ दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में दूसरे देशों के साथ टकराव और तनाव पैदा कर लिया है। चीन के समुद्री जहाजों ने वियतनाम के नावों पर टक्कर मारी, जापानी जहाज का पीछा किया और ताइवान और हांगकांग को लेकर भी तनाव बढ़ा लिया। इसके अलावा अमेरिका के साथ तो चीन की तनातनी चल ही रही थी। एलएसी पे जो हालिया गतिरोध चल रहा है वो चीन की एक सुनिश्चित साजिश है और वो साजिश के अंतर्गत क्योंकि ये कोविड का जो इकोनॉमिक प्रेशर उस पर आने वाला है, सैंक्शंस रिएक्शंस होने वाले हैं, उससे ध्यान बटाने के लिए अपने देश के नागरिकों का उसने जो उसके पुराने अनफिनिश्ड बिजनेस हैं जैसे कि साउथ चाइना सी, हांगकांग, ताइवान और तिब्बत, वहाँ पर कुछ मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल मुहिम शुरू की है और जो एलएसी पे आप गतिरोध देख रहे हैं वो भी उसी साजिश का एक नतीजा है। शी जिनपिंग के शासनकाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब तमाम छात्रों, बुद्धिजीवियों और अध्ययनकर्ताओं ने मौजूदा परिस्थितियों पर अपनी आवाज उठाई है और कहा है कि इस पूरे घटना चक्र का चीन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब चीन के अंदरूनी महकमों में ये बात उठने लगी है कि ड्रैगन की शक्ति को कम करने वाले सामाजिक और आर्थिक पहलू विस्फोटक ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। चीन में इस समय लगभग 8 कोरोना वायरस के बाद बेरोजगार हैं। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बाद यह संख्या और बढ़ भी सकती है और इसको लेकर चीन में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहा यह जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले थी। संभवतः यही वजह है कि अंदर लोगों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा और दक्षिण और पूर्व चीन सागर में तनाव की स्थिति को और ज्यादा कर दिया है। यह स्थिति बद से बदतर भी हो सकती है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। तो चीन और भारत के बीच एलएसी पर तो यह सब कुछ चल ही रहा है, जिसका कारण भी हमने आपको बताया कि क्या हो सकता है कि चीन के अंदरूनी जो हालात हैं वो हो सकते हैं। लेकिन इस सब में पाकिस्तान दीवाना हुए जा रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इस समय वो अपनी मौजूदगी किस तरीके से स्थापित कर ले। तो वो आजकल एक अभ्यास में लगा हुआ है जिसके जरिए अपने विमानों को जरा टेस्ट करना चाहता है, उन्हें तैयार करना चाहता है। पाकिस्तानी वायुसेना के F-16, मिराज और JF-17 विमानों ने कराची समेत दक्षिणी पाकिस्तान में युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास में पाकिस्तानी वायुसेना ने अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान वायुसेना रात में उड़ान भरने की प्रैक्टिस कर रही है। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने रात में युद्धाभ्यास किया तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। अटकलें लगने लगी कि भारत ने सैन्य प्रहार तो नहीं कर दिया। फरवरी 2019 में बालाकोट में आतंकियों के अड्डे पर एयर स्ट्राइक भारत ने आधी रात में किए थे और तब पाकिस्तान की वायुसेना देखती रह गई थी। पाकिस्तान की वायुसेना के युद्धाभ्यास को देखते हुए भारत अलर्ट हो गया है। भारत की वायुसेना की फ्लाइंग एक्टिविटी तेज हुई है। तो पाकिस्तान इन सारी चीजों में लगा हुआ है, लेकिन भारत में पाक प्रायोजित आतंक की कमर तोड़ी जा रही है।
भारतीय सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं, तैनात हैं। आज भी शोपियां में एक मुठभेड़ हुआ, 5 आतंकी मार गिराए गए हैं। बीते कई दिनों से हम इस तरह की कार्रवाई देख रहे हैं और अगर अकेले 2020 को यानी जनवरी से लेकर अब तक की हम आतंकियों की संख्या देख लें, वो आतंकी जो मार गिराए गए हैं तो वो संख्या 100 तक पहुंच चुकी है। आतंक के खिलाफ महाअभियान में भारत के जांबाजों ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की। एक हफ्ते में तीसरे एनकाउंटर में आतंक के 5 चेहरे मिटा दिए गए। इस हफ्ते के तीनों एनकाउंटर दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हुए हैं और इस बार आतंक की कब्रगाह बना है शोपियां का शुगु हंदवाह इलाका। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ और बाद में मुठभेड़। अगर एक हफ्ते की बात की जाए, शोपियान में ये तीसरी मुठभेड़ है सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच में। शनिवार को हुई मुठभेड़ में 9 मिलिटेंट 2 अलग अलग जगहों पर मारे गए थे। सुरक्षा बलों की तरफ से फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान भी जारी है। इस एनकाउंटर की बिसात बीती रात को बिछाई गई थी। सुबह 5:30 बजे आतंकियों से पहला संपर्क हो सका था। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। The intelligence for the operation was built very diligently by Jammu and Kashmir Police and by own Rashtriya Rifle Unit over a period of time, wherein we were getting regular inputs of movement of terrorists in this area east of Rambiara. These terrorists were involved in numerous notorious acts to include killing of apple traders in trains last year, carrying out excesses on the local populace, threatening and harassment of innocent civilians, businessmen and shopkeepers. आज 10 जून को 5 आतंकवादी ढेर किए गए। 8 जून को 4 आतंकियों का खात्मा हुआ था। 7 जून को 5 आतंकवादी मारे गए थे। 2020 में तकरीबन 100 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज रजौरी पुंछ, इंटरनेशनल बॉर्डर और कश्मीर की जो सीमा है, चारों तरफ से अपने आतंकियों को धकेलने की ताक में जहां पर रहती है। आतंक के खिलाफ कश्मीर में जब ऐसी कामयाबी मिली तो वहीं सोमवार को आतंकियों ने भी कश्मीर में सरपंच रहे अजय पंडिता की हत्या की थी। ये सिर्फ हिंदुओं की है, इनको बोलो यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ पाकिस्तान। 1990 के दौर में कश्मीर में हिंदू सरपंच अक्सर निशाने पर आते थे। लंबे समय बाद कोई हिंदू सरपंच आतंक का शिकार बना है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में हिंदू सरपंच निशाने पर है। ये बात खुद अजय पंडिता ने तकरीबन 6 महीने पहले कही थी। कश्मीर में आतंक के खिलाफ कड़े अभियान के बावजूद अभी बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। ये बात अजय पंडिता की हत्या से साबित होती है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। अजय पंडिता की हत्या के बाद वो सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ कब मिलेगा। उनकी बेटी शीन पंडिता से मेरे सहयोगी रोहित सरदाना ने आज बातचीत की। शीन, धन्यवाद आपका आने के लिए। हम भी चाहते हैं कि आपकी आवाज देश के लोगों तक पहुंचे, देश की सरकार तक पहुंचे। आपके पिता ने सरपंच बनने के बाद सुरक्षा मांगी थी शीन, उनको धमकियां मिलती थी या फिर क्या था जो उनकी हत्या की वजह बना? आप बताएंगे आज देश को। सर, जब मेरे पापा ने सिक्योरिटी मांगी थी, अब कोई इंसान बेफालतू तो सिक्योरिटी मांगता है नहीं। जब तक कोई डर ना हो, जब तक एक थ्रेट ना आई हो, कुछ कभी मतलब पापा जो थे वो ऑब्वियसली फैमिली के लिए तो हर कोई डर जाता है। तो उन्होंने जब सिक्योरिटी मांगी, किसी रीजन से मांगी। एंड दूसरी बात, जब वो सरपंच इलेक्ट हुए तब गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो क्यों नहीं की? वो जो चीज उनको मिलनी चाहिए वो भी वो मांग रहे थे, मांगने के बाद भी नहीं मिली। गलती किसकी? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की। फिर ये कहते हैं कि देश के लिए कोई ये नहीं करता, देश के लिए कोई ऐसे नहीं करता, देश के लिए कोई वैसे नहीं करता। जो देश के लिए करता है
उसको भी कुछ नहीं मिलता तो क्या फायदा सर। इसी वजह से तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अगर आज पापा का बदला भी नहीं लिया गया तो क्या क्या एग्जाम्पल पड़ेगी देश पे। मेरे को पता है ना, मेरे से बात करते थे ना, मैं जानती हूँ वो उस छोटे से गांव लुकभवन से कश्मीर तक, कश्मीर से स्टेट तक, स्टेट से पूरे इंडिया में उन्होंने कितनी प्लानिंग कर रखी थी, मैं क्या क्या करूंगा, मैं ऐसे ऐसे करूंगा। शीन तब तक तू भी बड़ी हो जाएगी ना, तू भी IAS ऑफिसर बनना, हम दोनों मिलके करेंगे जो करेंगे, साथ में करेंगे। अब मैं क्या बोलूं, क्या करूं। इतनी रिक्वेस्ट है ना मेरी गवर्नमेंट से कि उन लोगों को ढूंढो। जो एक तो पहले मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने ये किया उनको इतना डर भी नहीं, उन्होंने सामने आके बोला हाँ हमने किया, हाँ हमने, TRF ने सामने आके बोला हाँ हमने किया जो किया है। आपके पापा आपको IAS बनाना चाहते थे, आपने खुद बताया। आप कह रहे हो कि आप अपने पापा का बदला लेना चाहते हो। आपको नहीं लगता कि आपकी अपनी पापा को श्रद्धांजलि वही होगी जब आप उनका सपना पूरा कर दोगे, अफसर बन जाओगे? सर मेरे पापा का इसमें 2 पॉइंट अलग है। पहली बात, मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं ऑफिसर बनूं, मैं कंट्री को सर्व करूं। उन्होंने मुझे बोला शीना यहाँ आई है ना तो यहाँ देना पड़ेगा, यूं ही नहीं किसी को हिंदुस्तान में जन्म लेने का मौका मिलता है। तिरंगे में लिपट के जाना हर एक के नसीब में नहीं लिखा होता। जब मैंने अपने पापा को देखा ना कि पहले तो उनको रखा जा रहा था तो मुझे लगा शायद जैसे तिरंगा उनके ऊपर रखा गया ना, मेरे दिल का इतना बोझ नीचे उतर गया ना कि मेरे को लगा मेरे पापा ने जो अचीव किया है ना वो हमारी फैमिली में आज तक कोई नहीं कर पाया। तिरंगे में आज तक कोई लिपट के नहीं गया, मेरे पापा गए। वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। और अगर मेरी भी कभी ऐसी, अगर मैं भी कभी जाऊं ना तो मैं भी चाहूंगी मैं भी तिरंगे में ही जाऊं, यूं ही नहीं। हाँ मैं नहीं जाना चाहती, मुझे भी तिरंगा पसंद है, अपने देश का तिरंगा पसंद है, प्यार है मुझे अपने देश के तिरंगे से। और रही बात दूसरी, आपने कहा कि पापा का बदला, सर पापा ने कंट्री के लिए किया, बदला कंट्री को लेना है। मेरे लिए ड्रीम देखा कि मैं सर्व करूं, मैं बनूं, कश्मीर तो जाऊंगी। वो मेरे पापा का ड्रीम पूरा करना मेरा काम, मेरी फैमिली का काम, बदला पूरा करना कंट्री का काम। और अब बात कोरोना की करते हैं, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण की करते हैं। ऐसे में चीन, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, जिसने ये कहा कि दिसंबर में उसे पहली बार पता चला था, झूठ सामने आने के बाद उसने कुछ महीने पहले उसकी डेट खिसकाई, लेकिन अब अगस्त की बात की जा रही। अमेरिका ने एक बाकायदा स्टडी जारी की है जिसके आधार पर हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस बात की तस्दीक की गई है। और चीन का जो एक सर्च इंजन है उसके आंकड़ों के जरिए यह बताया गया है कि किस तरीके से अस्पतालों में मूवमेंट बदला था चीन में। अब चीन के पास कोई जवाब भी नहीं बचा। कोरोना संक्रमण छिपाने के आरोपों से घिरे चीन पर अमेरिका की एक रिपोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। अब तक ये माना जा रहा था कि कोरोना वायरस वुहान के हुआनान सी फूड मार्केट से नवंबर या दिसंबर 2019 में फैला होगा, लेकिन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा मुमकिन है कि वुहान में पिछले साल अगस्त में ही कोरोना वायरस फैल गया हो। ये दावा अस्पताल आने जाने के पैटर्न की सैटेलाइट तस्वीरों और चीन के इंटरनेट सर्च इंजन डेटा के आधार पर किया गया है। हार्वर्ड की स्टडी का शीर्षक है एनालिसिस ऑफ हॉस्पिटल ट्रैफिक एंड सर्च इंजन डेटा इन वुहान चाइना इंडिकेट्स अर्ली डिजीज एक्टिविटी इन द फॉल ऑफ 2019। इस स्टडी में यह दावा किया गया है कि 2019 के आखिरी कुछ महीनों में लोग सर्दी और डायरिया को लेकर सर्च इंजन पर कुछ ज्यादा ही जानकारी खंगालने में जुटे थे। चीन के सर्च इंजन वाइडू में अगस्त में डायरिया को लेकर कुछ ज्यादा सर्च हो रही थी। ये अपने आप में अनोखी बात थी क्योंकि ये फ्लू फैलने के पिछले सीजन से मेल नहीं खा रहा था और कफ से जुड़े इस सर्च डेटा से भी ये सर्च मेल नहीं खा रही थी।
डायरिया कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है। हार्वर्ड की इस स्टडी में बताया गया है कि कोरोना की तरफ इशारा करने वाले लक्षणों की सर्च के बाद वुहान तियानियू हॉस्पिटल की पार्किंग में कुछ ज्यादा ट्रैफिक देखा जाने लगा। इस स्टडी के लिए 9 जनवरी 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं। इससे हर रोज पार्किंग और दूसरी जगहों पर आवाजाही का विश्लेषण किया गया है। इन तस्वीरों को देखिए। हार्वर्ड की स्टडी में इन तस्वीरों को शामिल किया गया है। इनमें पहली तस्वीर अक्टूबर 2018 की है। इसमें जो लाल रंग के बिंदु दिख रहे हैं वो कारें हैं। ये वुहान तियानियू हॉस्पिटल की पार्किंग की तस्वीरें हैं। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर 2019 की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इसमें कारों की संख्या ज्यादा दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।